हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉज को, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे पास अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड काफ़ी छोटा चैप्टर भी है, इतना बड़ा नहीं है एंड बहुत इजीली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस हाँ, थोड़े से क्वेश्चन हम इनके ध्यान से देखेंगे जिसके अंदर कभी कभी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है बिकॉज सेक्शंस बहुत सारे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आई टेल यू कि यहाँ पर किन किन डायरेक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और किन किन डायरेक्टर्स पे क्या क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं ओवर द कोर्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट लॉज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई, जैसे कि हमने आईपीसीसी तक पढ़ा था कि उसके अंदर ये दिखाया गया था कि डायरेक्टर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसका मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, उसकी मीटिंग्स अटेंड होती है, यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं कि कंपनी की वर्किंग के ऊपर आने वाले हैं हम। अब अगर कंपनी की वर्किंग की बात करें तो उस वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उस कंपनी की मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहाँ हमारे पास आएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, या वो लोग जो कंपनी की एग्जीक्यूशन के अंदर कंपनी की एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जहां हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की, एमडी की, या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स की। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में एक्चुअल में कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनके भरोसे छोड़े जाते हैं और ये एक्चुअल में काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। और दूसरे हमारे पास आते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ गए, या फिर कुछ नॉमिनी डायरेक्टर्स हो गए। तो इस टाइप के जो डायरेक्टर्स होते हैं इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर कंपनी में प्रेजेंट होना, अपने व्यूज़ को देना, अपना इनपुट प्रोवाइड करना। ये कंपनी की एक्टिविटीज़ के अंदर अलाउ वो नहीं होते, लाइबल नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने अपनी खुद की कोई स्पेसिफिक कंसेंट ना दी हो उन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। तो गाइज ये बात होती है डायरेक्टर्स के बारे में, ये बात होती है कि ये उन लोगों के बारे में जो कंपनी को एक्चुअल में रन करने वाले हैं। तो हमारे पास कौन कौन से दो टाइप के लोग आ गए, एक आ गया हमारे पास एग्जीक्यूटिव एंड एक आ गया हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव तब तक लायबल नहीं हो सकते जब तक उन्होंने अपनी खुद की कंसेंट ना दी हो किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, जो कि बाद में गलत साबित हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो वो नंबर गाइस सबके लिए अलग अलग है। अगर यहाँ तो हम अगर बात करेंगे पब्लिक कंपनी की, या बात होगी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की, या हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वन पर्सन कंपनी की। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए ताकि मेजोरिटी में कोई डिसीजन लिया जा सके। प्राइवेट कंपनी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कम हो जाती है, तो 2 ही बहुत है। एंड वन पर्सन कंपनी के अंदर तो जबकि है ही वन पर्सन, तो डायरेक्टर भी गाइज एक ही बहुत है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम डायरेक्टर्स की, ये तो मिनिमम हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा मिनिमम डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्सिमम कितने होंगे। तो मैक्सिमम नंबर दिया गया है 15। तो क्या ये 15 ही रहने वाले हैं? अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत सारे डायरेक्टर्स उसमें चाहिए उस चीज़ को काम उसको इफेक्टिव वे में रन करने के लिए, तो क्या 15 डायरेक्टर्स इनफ हैं? नहीं। तो उस केस के अंदर एक प्रोवाइजो दिया गया है इस सेक्शन के अंदर। यहाँ हम बात करें सेक्शन नंबर 149 की, और 149 का सब बी पार्ट का जो ये तो पार्ट था ए जिसमें मिनिमम के बारे में बात की गई है, एंड नाउ हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की जिसके अंदर मैक्सिमम 15 की बात की गई है। इसका एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एसआर पास करना होगा, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा। अब यहाँ पे भी एक एग्जम्पशन दी गई है किसको? गवर्नमेंट कंपनी को। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर चाहे तो बिना एसआर पास किए 15 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज अ डायरेक्टर। और एक सिमिलर एग्जम्पशन दी गई है वन पर्सन कंपनी को भी, सॉरी वन पर्सन नहीं, सेक्शन 8 कंपनी को भी, जिसके अंदर की सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर वो चाहे तो इस कंडीशन को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड इन दोनों के ऊपर एक कंडीशन लगाई गई है। अगर उनको ये बेनिफिट उठाना है, उनको बिना एसआर पास किए 15 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करना है, तो उनको ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, उन्होंने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन नंबर 137 ऑफ द एक्ट एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 92। तो ये जो 2 पॉइंट हैं
इन दो को हम ट्विंस की तरह रेफर करेंगे। ये ट्विंस जो हैं ये हर जगह आ जाएंगे जहाँ पे भी कोई भी इस एक्ट के रिगार्डिंग एग्जम्पशंस दी गई होंगी गवर्नमेंट कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को या किसी भी प्राइवेट कंपनी को। तो उस केस के अंदर ये एक मस्ट चीज़ है कि अगर वो कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना टाइम से फाइल कर रही है, एनुअल रिटर्न टाइम से फाइल कर रही है, तो ही उनको ये एग्जम्पशन दी जाएगी। तो ये यहाँ पर देख लिया हमने। तो हमने क्या बात करी, हमने देखा कि मिनिमम कितना होता है 3, 2, 1, मैक्सिमम कितना होता है 15। किसको मैक्सिमम का अप्लाई नहीं करना होता, दैट्स गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, प्रोवाइडेड कि उन्होंने इन ट्विंस का ध्यान में रखा है कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से फाइल करी है टाइम पे, एंड एनुअल रिटर्न भी टाइम से उन्होंने फाइल की है। उसके बाद आएगा, अभी तक हमने देखा सिर्फ नॉर्मल डायरेक्टर्स के बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन डायरेक्टर। तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर बोर्ड में होना चाहिए उन क्लासेस को कंपनीज के लिए जिनको रूल 3 के अंदर प्रेस्क्राइब किया है। यहाँ पर एक रूल 3 दिया गया है ऑफ कंपनीज, जो चैप्टर किस बात का है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेम वे रूल भी वही होगा ऑफ कंपनीज, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। 2013 में ये एक्ट आया था, 2014 में ये रूल आया था। तो ये क्या कहता है, रूल 3 प्रोवाइड करता है कि कोई भी, जो भी लिस्टेड कंपनी है, किस किस को इन्होंने कहा है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है, कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि जिसका पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, ये है उसकी पेड अप कैपिटल, या फिर उसका टर्नओवर इसका 3 टाइम्स है, यानी कि 300 करोड़ है। ऐसी कंपनीज को, तो कोई भी लिस्टेड कंपनी, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, अगर वो लिस्टेड है तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं चेक करनी, डायरेक्टली उस पर ये पॉइंट अप्लाई कर देंगे, उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। बट अगर पब्लिक कंपनी है और उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है, या फिर यहां पे गाइस और होता है इस पॉइंट के अंदर, या फिर इसको और को हाईलाइट कर लो, ध्यान रखना है, अगर या तो 100 करोड़ की कैपिटल हो उसकी, या फिर टर्नओवर हो 300 करोड़, कैपिटल चाहे उसकी 20 करोड़ हो, डजंट मैटर, आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। वुमेन डायरेक्टर विल हैव टू बी अपॉइंटेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, इट इज क्लैरिफाइड दैट पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कौन सी ली जाएगी, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर ये जो बताई गई है ये लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ली जाएगी, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, कंप्लायंस। अगर कोई न्यूली, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई, ये एक्ट तो आया 2013 के अंदर, ये रूल आया 2014 के अंदर, अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसको कितने टाइम के अंदर इस चीज़ से कंप्लाई करना होगा, उसको कंप्लाई करना होगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब अगर वैकेंसी हो गई, पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि कोई वैकेंसी हो गई, तो उस केस के अंदर क्या होगा। अगर वुमेन डायरेक्टर ने, किसी ने छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें इस बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है, अगर यहाँ हम देखें, चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, हमने सेक्शन 149 स्टार्ट किया था, उसमें हमने मिनिमम देखा, हमने मैक्सिमम देखा, हमने उसकी एग्जम्पशन देखी, उसके बाद हमने बात की वुमेन डायरेक्टर के बारे में, और उसके बाद अब हम आ गए हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इन केस देयर इज अ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उस केस के अंदर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, वो जब भी हो, या फिर 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, ज़्यादा वाला टाइम आपको दिया गया है कि अगर आप या तो 3 मंथ्स में कर लो, ओके, या फिर आप इमीडिएट जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है उसके अंदर कर लो, विच एवर इज लेटर, आपको अपॉइंट करना ही होगा, उस वैकेंसी को फिल करना होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज शीतल जो थी उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था ऑफिस एज अ वुमेन डायरेक्टर, बट उसकी सडनली डेथ हो गई ऑन 17 मार्च 2019। अब ये कहलाएगी इंटरमिटेंट वैकेंसी, जो बीच में उसको वैकेशन हो गया उसकी सीट का।
तो उस केस में क्या होगा, उसको भरना पड़ेगा उस सीट को एज सून एज किस डेट को, 25 जून को जो उनकी बोर्ड मीटिंग होनी थी, या फिर द वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी फिल्ड अप बाय द लेटेस्ट ऑफ 25 जून 2019 विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, या जो कि है 26 जून 2019। तो जिस दिन वैकेंसी हुई वहाँ से 3 months तो बनते हैं 16 जून को, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग उनकी हेल्ड हो रही है 25 जून को। तो इनको अलाउ किया गया है कि 16 जून या फिर उस विच एवर इज लेटर वो उस डेट पे उस चीज़ को कर सकते हैं, उस वैकेंसी को भर सकते हैं। यानी मार्च के बाद यहाँ पर 3 महीने पूरे हो रहे हैं और 25 जून को उनकी मीटिंग हो रही है। 25 जून तक उनको अलाउ किया गया है कि वो वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। अब रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब ये कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए आपके पास जिसने 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे किया हो। ये इसलिए कंप्लायंस किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बाहर से ही कंपनी ऑपरेट ना हो, यार कोई ना कोई तो इंडिया में होना चाहिए ना उस कंपनी की देख रेख करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन डाला है कि एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना आपके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो एक तरह से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैकबोन है इकोनॉमी की, जिनका गवर्नेंस जो है बहुत ही बेस्ट से बेस्ट मैनर में होना ज़रूरी है। तो उस केस के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाया जाता है जो अपना एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट लेके आता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कंपनी एक ही अपनी सोच को कंटिन्यू करती है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर अपने एक ही सिद्धांत को फॉलो करते ही रहे, इवन दो दैट सिद्धांत इज गलत, तो वो चीज़ गलत साबित हो सकती है फ्यूचर में। तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट को कंपनी में एंटर किया जाता है जो कि अनबायस होकर कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंट करना कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में। अब ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपनीज के अंदर? नहीं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर वही होते हैं जो नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, बट अगर कोई ट्रांजैक्शन अंडरटेक की जा रही है और उस ट्रांजैक्शन में उन कुछ डायरेक्टर्स का कुछ स्टेक है या किसी भी फॉर्म में दे आर इंटरेस्टेड इन दैट ट्रांजैक्शन, उनका कोई बेनिफिट होने वाला है उस ट्रांजैक्शन से, तो उनको एक टैग लगा दिया जाता है कि दीज डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, जिनको उस मीटिंग में नहीं बैठना होता या फिर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग वो मीटिंग में कंक्लूड नहीं कर सकते, उसमें कोई अपना इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि उसको बायस माना जाता है कि इस रिगार्डिंग ये कुछ भी बोलेगा तो यार ये बायस होने वाला है, अपने फ़ायदा देख के बात करेगा। तो इसीलिए उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर का एक स्टैंप लगा दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन की जा रही है जो मैं आपको शुरू में बताया एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव वो हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, जिनके पास कोई डिपार्टमेंट होता है, जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को ड्राइव करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, डिसीजंस लेते हैं उनके लिए। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना इनपुट देते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे वर्किंग, बट हाँ देयर इनपुट इज वैल्यूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेक्शन नंबर 152 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ अगर बात करें तो दो सर्कमस्टांस होंगे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड सब्सिक्वेंट। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने कुछ अलग से प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो उस केस के अंदर जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होंगे वो आपका डायरेक्टर बन जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर्स, अंटिल द एक्चुअल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन द रेगुलर जनरल मीटिंग। अगर ओपीसी की बात करें तो उस केस के अंदर जो इंडिविजुअल होगा, सिंगल इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल विल बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो भी होगा ही विल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं कि अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करेंगे तो उसके लिए जो जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगेगी, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि इस मीटिंग के अंदर वी आर गोइंग टू डायरेक्ट अपॉइंट अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ताकि वो उस हिसाब से अपना वोटिंग के लिए या उस इंफॉर्मेशन गैदर करके रखें उसके लिए। तो ये एक नेसेसरी चीज़ है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आएंगे हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा कि आपको DIN देना पड़ेगा। हर डायरेक्टर को DIN इशू होता है, वो उसके पास होना ज़रूरी है। DIN इशू होता है अंडर सेक्शन नंबर 154
या फिर कोई और नंबर भी एक प्रेस्क्राइब किया जा सकता है अंडर सेक्शन नंबर 153। तो आइदर देयर शुड बी अ DIN अंडर 154 और अनदर नंबर अंडर 153, दोनों में से कोई एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कि ये अपना एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा। बीइंग अ प्रपोज डायरेक्टर ही विल फाइल अ डिक्लेरेशन जिसके साथ DIN भी सबमिट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि एक रिटर्न कंसेंट देगा अपनी। अब ये रिटर्न कंसेंट का जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है और वो फॉर्म है हमारे पास DIR-2। अब ये DIR-2 डायरेक्टर ने जो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड है उसने वो जब वो अपॉइंट किया जाएगा तो वो DIR-2 में अपना कंसेंट देगा कि ओके नाउ आई वांट टू बिकम द डायरेक्टर। ये जो कंपनी है इस DIR-2 के फॉर्म के बेसिस पे 30 डेज़ के अंदर इस चीज़ को सबमिट करेगी रजिस्ट्रार के पास। एंड उसका फॉर्म क्या होगा, वो होगा DIR-12। तो यहाँ DIR-2 से बात शुरू होकर DIR-12 पे यहाँ बात खत्म होती है। सबसे पहले DIN होगा, फिर डिक्लेरेशन दी जाएगी, रिटर्न कंसेंट जाएगा, उसके बेसिस पे DIR-12 जाएगा। सो दिस इज़ हाउ अपॉइंटमेंट सिस्टम वर्क्स। अब इन सारी प्रोसीजर से एग्जम्पशन दी गई है। एग्जम्पशन दी गई है किसको? एग्जम्पशन इज गिवन टू आइदर गवर्नमेंट कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनी। अब गाइज इसमें अगेन वही ट्विन्स अप्लाई हो जाएंगे। वो ट्विन्स क्या कहते हैं कि अगर 137 एंड 92 यानी कि फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अगर आपने कंप्लाई किया है तो ही, अदरवाइज आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक का पॉइंट था अपॉइंटमेंट के बारे में। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट अपॉइंटमेंट सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम या फिर OPC केस में इंडिविजुअल, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग। अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या क्या लगेगा, DIN चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, रिटर्न कंसेंट चाहिए और उसको DIR-12 के बाद रजिस्ट्रार के पास भी देना है विदिन 30 डेज़। एग्जाम्पशन दे दी गई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक पॉइंट अलग से एडिशनल बताया गया कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस केस के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगेगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में बताया गया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हमें एग्जाम्पशंस के बारे में हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनीज़ को और सेक्शन 8 कंपनीज़ को एग्जम्पशन दी गई है इस चीज़ से कि आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 6 जो कि बात करता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की। तो पहले अपॉइंटमेंट की हमने बात की एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अब इसका अगर आपको मैं बेसिक पॉइंट बताऊं तो रीज़न क्या होता है रिटायरमेंट के लिए, रोटेशन का प्रोविज़न लगाने के लिए। क्योंकि अगर आप USA की बात करें तो उसमें आपने जैसे प्रेसिडेंट का सुना होगा कि 2 ही टर्म मिलते हैं। जैसे ओबामा ने सिर्फ 2 ही टर्म सर्व किए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। यहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुआ एंड दोबारा उसको यहाँ रखा गया। तो ये जो इलेक्शन होते हैं दिस इज़ समथिंग कॉल्ड रोटेशन। यहाँ पे वो ही वॉज लायबल फॉर रोटेशन। रोटेशन में ही कुड बी रीअपॉइंटेड अगेन और उसका अगर टर्म बचा हुआ है यानी अगर सेकंड टर्म बचा हुआ है तो वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। सेम वे इट वर्क्स फॉर डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन और उसके बाद अगर वो चाहें और अगर उनका टेन्योर बचा है और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो दे कैन बी रीअपॉइंटेड अंडर द सेम जनरल मीटिंग। अब रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्ट के अंदर क्या दिया गया है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय इन द आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल दीज आर डायरेक्टर्स। ये मैंने एक बास्केट ऑफ या सर्कल ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जिसमें सारी कंपनी के सब डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हैं। ओके अब अगर हम जब रिटायरमेंट के प्रोविजंस लगाएंगे, रोटेशन के अगर हम प्रोविजंस की बात करेंगे, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट रोटेशन और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, बाकी सब एक बार भूल जाओ। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रोटेशन। तो जब रोटेशन की अगर बात करेंगे तो ये है सब के सब जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, आइदर एग्जीक्यूटिव आइदर नॉन एग्जीक्यूटिव, सब यहाँ पर आ गए। इसमें से सबसे पहले बाहर निकाल दो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। इन पर रोटेशन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। सेकेंडली आप इसमें से बाहर निकाल दो नॉमिनी डायरेक्टर्स को, इन पर भी वो अप्लाई नहीं होते प्रोविजंस। अब इसमें से अगर मैं 2/3 निकालूं तो ये आई गेस 2/3 बनता है। इस 2/3 ये जो पार्ट है, इस 2/3 पार्ट में से 2/3 विल बी लाइबल फॉर डिटर्मिनेशन। उनका जो पद होगा दैट वुड बी लाइबल फॉर डिटर्मिनेशन फॉर रोटेशन, यानी कि वो रोटेशन की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। रिटायर नहीं होंगे, रोटेट नहीं होंगे, बट दे विल फॉल
फॉर द पर्पज़ ऑफ रोटेशन, उनकी काउंटिंग की जाएगी। उनमें से जो 1/3 होंगे, दोज शेल बी लायबल फॉर रिटायरमेंट, लायबल फॉर रिटायरमेंट। दिस इज व्हाट द एक्ट सेज। अब अगर एग्जाम्पल के साथ इसको बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स हैं 12, उसमें से 2 हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 1 है नॉमिनी डायरेक्टर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस 12 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेंगे 9 डायरेक्टर्स। तो यहाँ जब हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट 9 डायरेक्टर्स, जिनमें से अगर 2/3 निकालूं तो वो बचते हैं 6। तो यहाँ पर 2/3 वाली चीज़ के अंदर फॉल हो गया 6। अब 6 का अगर मैं 1/3 देखूँ तो मेरे पास बचते हैं 2। तो 2 आर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर लायबल फॉर रिटायरमेंट। दीज 6 आर लायबल फॉर डिटर्मिनेशन। उनका जो सीट है वो डिटरमाइन की जाएगी कि वेदर दे शुड रिटायर और नॉट। इनमें से 2 ऐसे निकलेंगे जो एक्चुअल में जिनको रिटायर करना होगा। दिस इज व्हाट द प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट इज। अब बात यह आती है कि आपने रिटायर कर दिया, तो रिटायरमेंट की वजह से देयर माइट बी क्रिएटेड अ वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी उस सीट में जहाँ पे उसको फिल करना होगा। तो वहाँ पे उस वैकेंसी को कौन कौन फिल कर सकता है? पहली बात तो वो रिटायरिंग डायरेक्टर फिल कर सकता है खुद ही, या फिर सेक्शन 160 के अंडर अदर देन समवन हु इज़ नॉट रिटायरिंग वो अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 160 क्या कहता है, उसकी क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि उस वैकेंसी को 2 तरीक़ों से फिल किया जा सकता है। सबसे पहली बात, रिटायरिंग डायरेक्टर या फिल कर सकता है, या फिर 160 के अंडर सम पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 160। यहाँ तक हमारी बात होती है। एक बात यहाँ पर दी गई है कि अब अगर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट आता है कि इन केस जो मिनिमम डायरेक्टर की लिमिट है, जो मिनिमम डायरेक्टर का प्रोविज़न था, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर रिटायरमेंट उससे नीचे नहीं जा रहा है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि ये जो 2 हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना या 160 को अपॉइंट करना, ये ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है। तो इस एक्ट के अंडर बेसिक एजेंडा यही है कि एट एनी गिवन टाइम डायरेक्टर्स जो हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे फॉल ना करें, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे फॉल ना करें। अब गाइस एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है रोटेशन की इन द जनरल मीटिंग, ठीक है, रोटेशन होती है इन जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग ही टाइम पे नहीं हुई, तो क्या उस केस में अर्जेंट मीटिंग तक हम वेट करेंगे? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू वेट। जिस दिन जनरल मीटिंग वॉज सपोज टू हैपन, जिस दिन जनरल मीटिंग वॉज सपोज टू हैपन, उसी दिन से उसका रिटायरमेंट मान लिया जाएगा। दोज हु इज़ एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट, जो 1/3 लोग होंगे उनको एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट जो होंगे, लाइबल फॉर रिटायरमेंट जो होंगे, उनको रिटायर्ड मान लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एक पॉइंट होता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का। तो वो क्या होगा कि जो लोग अगर किसी मीटिंग के अंदर वैकेंसी फिलअप नहीं हुई डायरेक्टर की और एक्सप्रेसली ये भी रिजॉल्व नहीं किया कि वैकेंसी नहीं फिल करनी है, यानी कि किसी भी मीटिंग के अंदर ना तो हमने वैकेंसी फिल करी है और ना हमने कोई ऐसा रेजोल्यूशन बनाया है कि हमें वैकेंसी फिल ही नहीं करनी, वैकेंसी फिल नहीं करनी। इस ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर और मीटिंग एडजर्न हो गई है फॉर द नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीक, तो जो ये मीटिंग थी ये एडजर्न हो चुकी है। अगर ऐसा होता है इन दैट पर्टिकुलर केस, वो एडजर्नमेंट जो होगी वो मानी जाएगी विद इन ऑन द नेक्स्ट वीक, सेम डेट और सेम टाइम एंड प्लेस के ऊपर। अब अगर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि अर्जेंट मीटिंग पे भी, अगर अर्जेंट मीटिंग पे भी मीटिंग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वैकेंसी भरनी है, किसकी भरनी है, कैसे भरना है, और ये भी हमने रिजॉल्व नहीं किया है कि वैकेंसी नहीं भरनी है, तो उस केस के अंदर जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो डीम्ड माना जाएगा कि उसका रीअपॉइंटमेंट हो गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि जो रिटायरमेंट डायरेक्टर होगा वो डीम्ड होगा कि उसका रिटायरमेंट, उसका रीअपॉइंटमेंट हो गया है
हो गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। ये ध्यान से देखना है, विद इमीडिएट इफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ वो एक्सेप्शंस दी गई हैं कि किस किस केसेस के अंदर वो डीम्ड अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर उस प्रीवियस मीटिंग के अंदर हमने उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए रखा था, एक रेजोल्यूशन सामने रखा था जो कि लूज हो गया, यानी कि रेजोल्यूशन वाज लॉस्ट, रेजोल्यूशन वाज लॉस्ट। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसने राइटिंग में ये नोटिस दे दिया है या उसने अपनी अनविलिंगनेस दे दी है कि नहीं यार मुझे अपॉइंट नहीं होना, बस बहुत हो गया, मैं नहीं खेल रहा, तो उसने अपनी अनविलिंगनेस दे दी है कि उसको यहाँ पर दोबारा अपॉइंट नहीं होना। थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि या फिर वो डिसक्वालीफाई हो गया। सेक्शन 164 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन दी गई है कि कौन कौन लोग हैं जो डिसक्वालीफाइड हैं फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो उस केस के अंदर अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाता है तो वो अपॉइंट नहीं होगा। दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। एक्सेप्शंस ऑफ ये जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं इसकी एक्सेप्शंस हैं ये सब। लेट्स कंटिन्यू। फोर्थ पॉइंट ये आएगा कि इफ अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजंस, यानी कि अगर किसी भी प्रोविजन के अंडर उसके लिए, उसको अपॉइंटमेंट के लिए हमें या तो OR चाहिए या SR चाहिए, तो उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं मान सकते, उस OR या SR के बाद ही उसको अपॉइंटमेंट माना जाएगा। या फिर 162 सेक्शन एप्लीकेबल है। इस पॉइंट को मैं आपको रिलेट कराऊंगा जब हम 162 सेक्शन पढ़ेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा एंड आई मेक श्योर कि मैं इस पॉइंट को रिविजिट कर पाऊँ वो पॉइंट आपको कराते हुए। सो यहाँ तक गाइज इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जहाँ हमने देखा, हमने डायरेक्टर्स के बारे में देखा जिसमें हमने देखा कि दो टाइप के डायरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर देखे जैसे कि वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉर्मल होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। इन सब के अपॉइंटमेंट के अलग अलग प्रोविजंस हैं। ये हमने देखा कि किन किन कंपनीज़ के ऊपर वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, किन किन पे इंडिपेंडेंट अप्लाई होते हैं। इसका पूरा एक सेपरेट सेक्शन है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने डायरेक्टर्स के बारे में देखा, फिर हमने इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर देखा कि सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट कौन सा होता है एंड सब्सिक्वेंट कौन सा होता है। एंड देन हमने देख लिया इसके रोटेशन के प्रोविजंस, इनके रिटायरमेंट के प्रोविजंस। तो पहले हमने इनको अपॉइंट कर लिया, फिर इनको रिटायर भी कर दिया। उन रिटायर्ड डायरेक्टर्स में से भी हमने रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन देख लिया, हमने वैकेंसी की बात को देख लिया। तो काफ़ी हद तक हमने एक बेसिक आइडिया हमें लग चुका है कि इस चैप्टर में आगे क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।